आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध यानी वॉर अगेंस्ट टेरर कभी खत्म नहीं होती। उत्तर भारत में देखा गया ये बहुत बड़ा टेरर मॉड्यूल बस्ट किया गया है। इस समय हम देख रहे हैं आधुनिक आतंकवाद, जिसको कि हम व्हाइट कॉलर टेररिज्म का भी नाम दे सकते हैं। इसको लड़ने के लिए हमें अपनी टैक्टिक्स में परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि ये आतंकवाद जो है फाइनेंस होता है बिटकॉइन से। एक दशक की शांति के बाद दिल्ली एक बार फिर दहल गई। दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ और बड़ा ही जबरदस्त हमला हुआ। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक बड़े टेरर मॉड्यूल का भी पर्दाफाश हुआ। आज हमारे साथ हैं कर्नल मयंक चौबे, जिन्होंने भारतीय सेना में कोई 3 दशकों की सेवा दी है और मास्टर ऑफ एम्युनिशन टेक्नोलॉजी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये एक्सप्लोजिव्स क्या हैं, ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइसेस क्या हैं, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी ऑफ अ टेररिस्ट क्या होती है, किस तरीके से दिल्ली की घटना को अंजाम दिया गया होगा। मयंक, आपका स्वागत है। और मैं देख सकता हूं कि आपके हाथ में प्लास्टर है, क्या हो गया? सर, बस ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका था और मैं चलते चलते ट्रिप हो गया और गिर गया, और ये हाथ जो था वो जाके ज़मीन से बहुत तेज़ी से टकराया। माइनर सर्जरी हुई है इसकी, और ईश्वर कृपा से जल्दी ठीक हो जाएगा। होप नथिंग सीरियस, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। थैंक यू। तो मैं मुद्दे पे आते हैं जी। दिल्ली ने ये क्या देखा? तो दिल्ली में बहुत समय से, जैसे आपने कहा कि शांति थी, और हम ये भी देख रहे थे कि पाकिस्तान किसी भी तरीके से भारत से कन्वेंशनल युद्ध में तो नहीं जीत सकता, तो उसको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि दिल्ली फिर दहल जाए और हिंदुस्तान जो है फिर वो किसी तरीके से जैसा उसकी चाह थी घुटनों पर आ जाए। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा कुछ घटना हो सकती है, और पहले भी कई बार हमने इसके ऊपर डिस्कशन भी किया है कि कन्वेंशनल युद्ध ना होकर ऐसी कुछ हरकत नापाक पाकिस्तान ज़रूर करेगा। तो ये अंजाम जो है उसने दिल्ली पर की है। अट्रैक्शन उसका ये है कि दिल्ली पर अटैक का मतलब है कि पूरे हिंदुस्तान के दिल पर अटैक करना। उससे उसको मीडिया कवरेज मिलती है, टेररिस्ट के लिए पूरा का पूरा एक ग्राउंड तैयार होता है कि हमने दिल्ली में जाके अटैक कर दिया है, हिंदुस्तान जो है वो सेफ नहीं है। आप मैं सही कह रहे हैं कि अगर आप देखें पिछले 100 सालों से 2024 से पाकिस्तान बांग्लादेश के जरिए भारत को घेर रहा है। हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पहलगाम देखा, और उससे पहले भी सारे टेरर अटैक हुए, और यहाँ पर आसिम मुनीर की खुली चुनौतियाँ भी हमने सुनी। तो कुछ न कुछ तो इन हवाओं में था, जो कि कल रात की टेरर घटना को जिसने अंजाम दिया। लेकिन अभी ये आप बताइए कि जिस तरीके की रिकवरी फरीदाबाद में हुई, जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, जहां कहते हैं कि कोई 3 टन अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है, तो इसमें आप क्या देखते हैं? ये किस तरीके की रिकवरी है और किस तरीके का ये टेरर नेटवर्क आपको समझ में आता है? सर, जैसा आपने बोला है कि कुल मिलाकर 3 टन अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया है। अमोनियम नाइट्रेट जो है वो बड़ा इनोसेंटली मूव कर सकता है एज अ एग्रोकेमिकल। ओके। क्योंकि ये फर्टिलाइजर में इसका प्रयोग होता है। अच्छा, ये फार्म सेक्टर में भी इस्तेमाल होता है? जी हाँ, ये फर्टिलाइजर में इसका प्रयोग किया जाता है, और इसको परिष्कृत रूप से फिर इसको एक्सप्लोसिव के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अगर अमोनियम नाइट्रेट को कंसंट्रेट करें, दबा के पैक करके अगर करें, उसको डेटोनेट करेंगे, तो वो एक धमाका करेगा। तो ये अमोनियम नाइट्रेट की विशेषता है, पर वो एक एग्रोकेमिकल भी है, तो इसलिए ये इनोसेंटली मूव कर सकता है। तो यही प्रोबेबली इन लोगों ने तरीका अपनाया, एंड दे मूव्ड अमोनियम नाइट्रेट एज अ एग्रोकेमिकल। आप सही कहते हैं मयंक, क्योंकि मैंने देखा है कि इंसर्जेंट्स की ये पहली चॉइस होती है फर्टिलाइजर्स और
फर्नेस ऑयल के साथ या इंजन ऑयल के साथ एक्सप्लोजिव बनाने की। जी जी और लगभग यही चीज सुनने में आ रही कि जो लाल किले के एक्सप्लोजन में भी यही काम आया। एक जमाना आपको याद होगा कि साउथ इंडिया में और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में अमोनियम नाइट्रेट खुलकर इस्तेमाल हो रहा था। जी तो आपने जैसे कहा कि अमोनियम नाइट्रेट एक कारगर एक्सप्लोजिव है, हालांकि ये मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोजिव नहीं है, नहीं। लेकिन इसकी एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव एबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो अमोनियम नाइट्रेट आपको इतना मिला, तो आप इससे क्या अंदाज़ा लगाते हैं? अमोनियम नाइट्रेट ही एक्सप्लोजन कर सकता है। अमोनियम नाइट्रेट के साथ मिलके अगर आप एक और कंपाउंड उसमें मिलाएंगे तो उसका और इफेक्ट बढ़ जाता है। जी हाँ। जैसे इस वाले एक्सप्लोजन में आपने नोट किया होगा, धमाका होता है, धमाके के बाद में कई कारों में कई जगह पर आग लग जाती है। ओके कहने का मतलब यह है कि अमोनियम नाइट्रेट इटसेल्फ विल नॉट बर्न। ओके यानी कुछ ऐसी चीज थी उसके साथ में जो कि बर्न कर रही थी। तो मेरा शक जाता है कि अमोनियम नाइट्रेट के साथ में फ्यूल ऑयल इज अ वेरी फेवरेट पोटेंट मिक्सचर। ओके तो उसका प्रयोग किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट को जब डेटोनेट किया, फ्यूल ऑयल जो है वो स्प्रेड होता है और फ्यूल ऑयल जो है वो आग पकड़ता है। लेकिन उन्होंने इसको इतना लूजली पैक किया था कि इफेक्ट जो है वो दूर तक जाएगा, कंसंट्रेटेड उसका इफेक्ट नहीं था। तो धमाका जो है वो तो हुआ, जबरदस्त धमाका होता है, लेकिन ये छितर जाता है और जो डिजायर्ड रिजल्ट था वो प्रोबेबली इनको इसमें नहीं मिल पाया है। इसीलिए कहते हैं कि जांच एजेंसियों को वहां पर जी काफी एविडेंस कलेक्ट करने में ये डेब्री में ये फ्यूल मिक्सचर और अमोनियम नाइट्रेट के कण मिले हैं, जिससे ये एस्टेब्लिश हुआ है कि ये अमोनियम नाइट्रेट का बना हुआ है, जी इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव था। जी यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है कि जो कि टेररिस्ट की साइकोलॉजी से जुड़ी हुई है। कल दोपहर तक जब वहाँ छापेमारी फरीदाबाद में हो रही थी, हरियाणा पुलिस और जेएनके पुलिस मिल करके, डॉक्टर उमर, जिसको प्राइम सस्पेक्ट कहा जा रहा है, वो इनकी गिरफ्त में नहीं आया था। तो डॉक्टर उमर चाहता तो फरीदाबाद से उत्तर प्रदेश की तरफ जा सकता था, राजस्थान की तरफ जा सकता था और दक्षिणी हरियाणा के किनारे किनारे होके पंजाब जा सकता था, हिमाचल जा सकता था। लेकिन वो दोपहर को फरीदाबाद से किसी तरीके से इस I-20 गाड़ी में निकलता है और दिल्ली आता है, और जहां की सबसे सघन नाकेबंदी है, तो उसने इस शेर की मांद में घुसने का क्यों दुस्साहस किया? उसमें आप देखेंगे तो स्टडी करेंगे कि बहुत सारे आयाम आपको मिलेंगे। जी हाँ। उमर खालिद दार, जो आप डॉक्टर उमर जिसका नाम लिया है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसने अपना दिमाग लगाया है कि अगर शक होगा पुलिस को एस्केप करने का तो प्रोबेबली यूपी की तरफ जाएगा वो, ओके या हरियाणा में इंटरनल में जाएगा। तो इस चीज को अप्रिशिएट करते हुए उसने बोला कि सबसे ज्यादा प्रोटेक्टिव दिल्ली होगी, तो इसलिए अब मैं उल्टा दिल्ली की तरफ जाता हूं, क्योंकि पुलिस को शक नहीं होगा कि वो फरीदाबाद से निकल के दिल्ली की तरफ आ रहा है। नंबर 2 चीज ये भी हो सकती है कि दिल्ली जो था वो प्राइम टारगेट था। ओके तो मैं क्यों ना एक अटेम्प्ट करूं इस चीज को वहां पर सेट करने का। तो ये 2 चीजें हैं, ये पॉसिबल हैं। अब उसके दिमाग में ये दोनों चीजें भी चल रही होंगी, क्योंकि अगर उसने एक स्टेप लिया है कि ये मुझे गतिविधि अंजाम देनी है दिल्ली में, तो वो एक कोशिश शायद ये एंड की कर रहा था कि मैं इसको ये कर दूं, या उसने अपनी इंटेलिजेंस लगाई कि मैं जाके दिल्ली में जाता हूं, और दिल्ली में जैसा कि न्यूज में आया है कि 3 घंटे के लिए इनकी ये I-20 गाड़ी जो है ये सुनहरी मस्जिद के सामने, यानी कि लाल किले के पास में पार्क रही है। जी हाँ। ये 3 ऑक्यूपेंट्स जो हैं उस कार से निकल के जाते हैं, सुनहरी मस्जिद में जाके बैठते हैं, ओके और फिर आके वापस कार में बैठते हैं, और फिर इस कार को ये ड्राइव करके रोड पे लेके आते हैं और रोड पर लाते हैं। तब इनको तो ये क्या उन्हें वहां 3 घंटे के स्टे के दौरान किसी इंस्ट्रक्शन का इंतजार था? चैटर जो है वो बताती है कि वहां पर से इनका कम्युनिकेशन हुआ है।
ओके। जी। और वो क्या कम्युनिकेशन हुआ है ये अभी तक ओपन डोमेन में नहीं आया है। तो ये जो कड़ियां अगर आप जोड़ते हैं जी कि फरीदाबाद पुलिस की दबिश चल रही है, उमर किसी तरीके से अपने दोनों साथियों के साथ भागने में कामयाब होता है और इसने गाड़ी में आईडी रख ली थी जी और उसके साथ वो दिल्ली में दाखिल होता है। जी उसके बाद 3 घंटे तक वो गाड़ी पार्किंग में होती है, ये इधर उधर रहते हैं, गाड़ी में भी बैठे रहते हैं। तो इन्होंने कहीं से कोई इंस्ट्रक्शन रिसीव किया होगा जी और उसके बाद ये मूव करते हैं। जी तो मेरे ख्याल से अगर आप कहें तो ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी को डेटोनेट करने का तो कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। आता। जी। तो ये गाड़ी को ट्रैफिक लाइट पर क्यों डेटोनेट किया गया? सर देखिए, जब भी कोई टेररिस्ट, वो चाहे कितना दुर्दांत टेररिस्ट है, सुसाइड बॉम्बर है, ओके। ही नोज दैट आई विल डाई, लेकिन उस काम को अंजाम देने से पहले उसके दिल पे बहुत कुछ बीतता है, चेहरे का रंग जो है वो उड़ जाता है, इनकोहेरेंट स्पीच हो जाती है, अपने आप को संभालने में उसको मुश्किल होती है। ओके। ये हर सुसाइड बॉम्बर के साथ में नोट किया गया है, जी हाँ। चाहे वो कितना हार्डन्ड हो वो। तो अब ये 3 लोग जाते हैं, गाड़ी में बैठते हैं। अब इस पे 2 चीज हो सकती है, या तो ये वहां रुक के वेट कर रहे थे कि पुलिस का मामला ठंडा हो और हम अंधियारे में निकल के अपना एस्केप कर जाएं, या दूसरी चीज कि इन्होंने किसी चीज को अपने टारगेट पे रखा था ओके। और हम वहां जाकर इस गाड़ी को पार्क करें। ओके। पार्क करने के बाद में हम तीनों वहां से उतर के एस्केप कर जाएं। मैं इसको सुसाइड बॉम्बिंग इसलिए नहीं मानता कि सुसाइड बॉम्बिंग में हमेशा बॉम्बर अकेला होता है। आपकी बात में दम है, क्योंकि जब भी इस कार में जब विस्फोट हुआ तो कहा जा रहा था कि 2 या 3 लोग थे और तीनों मारे गए। तो सुसाइड बॉम्बिंग में कोई 3 आदमी लेकर के सुसाइड बॉम्बिंग नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर उमर अगर करना चाहता था तो अपने 2 साथियों की जान क्यों खराब करेगा? क्योंकि वो टेरर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत कीमती एसेट हैं। बिल्कुल। और किसी घटना में उनका इस्तेमाल किया जा सकता जी। था। तो क्या आप सोचते हैं कि ये जो विस्फोट हुआ ट्रैफिक लाइट पर, क्या ये एक दुर्घटना थी? देखिए, जो जान पड़ता है और वो रिपोर्ट में आया है, उनकी गाड़ी बड़ी धीमी गति से जा रही थी, तो प्रोबेबली रेड लाइट की वजह से जा रही थी। सामने जो था पुलिस का नाका लगा हुआ था। जैसा कि मैंने आपसे बताया है कि आतंकवादी है, चाहे कितना दुर्दांत से ही, वो घबराया हुआ रहता है। सामने पुलिस का नाका देखकर प्रोबेबली इन्होंने सोचा कि हम अभी इसको प्राइम कर देते हैं, मौका है, और किसी तरीके से शायद हम एस्केप कर जाएं। ये भी हो सकता है। तो इन्होंने इस क्षण पर आके इस आईडी को तैयार करने का सोचा और अफरा तफरी में फंबल करके ये एक्सीडेंटली इसको उड़ा देते हैं। ओके। मेरा मानना यह है कि ये इस चीज को लेके जा रहे थे, इस समय इनका एक्सप्लोजन का इरादा नहीं था, ये एक एक्सीडेंट था जो रास्ते में हो गया इनसे। इनके हैंडलर को अगर किसी उस हैंडलर ने इनको कोई आदेश दिया होगा तो ये तो नहीं दिया होगा कि आप ट्रैफिक लाइट पे इसको उड़ा दो। इसके लिए कोई टारगेट दिया होगा और मेरे ख्याल से वो उस टारगेट की तरफ जा रहे थे। वहां पर सुसाइड बॉम्बिंग हो सकती थी, वहां पर गाड़ी को अकेला छोड़ करके बॉम्बिंग हो सकती थी, या कोई भी चीज हो सकती थी। लेकिन ट्रैफिक लाइट पर जहां पर इतने ज्यादा लोग नहीं थे, तो मेरे ख्याल से 3 आदमी एक साथ मिलकर एक सुसाइड बॉम्बिंग को अंजाम नहीं देंगे। तो ये एक चीज जो है एकदम साफ आती है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग नहीं थी। अब बात ये आती है कि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि कल रात तक ये हो रहा था कि ये टेरर अटैक नहीं है, हो सकता है गाड़ी का सीएनजी सिलेंडर फट गया हो वगैरह वगैरह। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो भी आईडी उन्होंने बनाई थी वो आईडी काफ़ी पोटेंट थी, जिसकी वजह से कोई 200 मीटर के रेडियस में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ और कम से कम गाड़ियों के परखच्चे उड़ करके गए इस मुताबिक जी। तो ये जब अब हम बात कर रहे हैं कि एक तरीके से टेरर डिज़ाइन एक्सपोज हो गया है, दिल्ली निशाने पर थी,
दिल्ली को चोट भी पहुंची। तो आप क्या सोचते हैं कि फरीदाबाद में जो रिकवरी हुई और टेरर मॉड्यूल का भांडा फूटा, वो कितना बड़ा नेटवर्क हो सकता है? आप अगर जाएंगे फरीदाबाद, तो फरीदाबाद में जो रेड किया है वो J&K CID और हरियाणा STF ने ज्वाइंट किया है, और उनको गाइड कर रही थी चंडीगढ़ की IB। और किलो फोर्स? इसको और थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो फिर आप किलो फोर्स के एरिया में पहुंचते हैं। वहां पर J&K CID और IB की मदद से दोनों जॉइंट ऑपरेशन इनके चल रहे थे वहां पर। स्टेप बाय स्टेप है, जैसे जैसे आप पीछे जाते जाएंगे तो आपको कड़ियां जुड़ती दिखाई दी जाएंगी, और हर स्टेज पर कोई ना कोई हैंडलर, नॉट हैंडलर बट ऑपरेटिव क्या, किसी का काम था फर्टिलाइजर को प्रोक्योर करना, किसी का काम था लॉजिस्टिक्स सप्लाई करना, किसी का था पैकिंग करना, एक व्यक्ति का काम था कार को प्रोक्योर करना और उसको फिर ट्रांसफर करना। तो इसमें कई लोग इसमें मुलव्विस थे, और हैरानगी की बात यह है कि सारे लोग जो थे वो अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे, ऐसे नहीं थे कि अनपढ़ थे, उनको एजुकेशन नहीं मिली तो उन्होंने टेररिज्म का सहारा लिया या वो इंडोक्ट्रिनेट हुए थे किसी मदरसे में। ये बात आप बहुत बड़ी कह रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक नई तरीके का टेररिज्म, जिसको कहते हैं व्हाइट कॉलर टेररिज्म। 3 लोग पकड़े जाते हैं, 2 पकड़े जाते हैं, एक कहते हैं सुसाइड ब्लास्ट में मारा गया है, कार ब्लास्ट में। तीनों पेशे से डॉक्टर थे। तो जो कर्नल चौबे कह रहे हैं वो ये है कि ये किसी मदरसे में पढ़े हुए अनपढ़ हाफ एजुकेटेड लोग नहीं थे। इन्होंने कैरियर बनाया था, कैरियर चुना था, लेकिन इनके जहन में रेडिकलिज्म सवार थी। और ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं, आपके साथ आसानी से घुल मिल सकते हैं। व्हाइट कॉलर टेररिज्म हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में आज एक समस्या बनी हुई है। तो ये जो व्हाइट कॉलर टेररिज्म है, इसमें ये भी चीज़ है कि मोस्ट ऑफ देम आर फर्स्ट टाइमर्स। और J&K में ये इशू पिछले 5 सालों से आ रहा है कि वो पढ़े लिखे लोग हैं, कहीं काम कर रहे हैं और एकाएक एक टेररिस्ट वारदात को अंजाम भी दे देते हैं। और यही चीज़ हम अपने सामने देख रहे हैं, और आप गेज नहीं कर सकते कि किस तरीके के लेवल ऑफ मोटिवेशन है रेडिकलाइजेशन की वजह से, कि 3 लोग उस गाड़ी में अपने आप को उड़ा लेते हैं। तो इसके आगे क्या होगा? मॉड्यूल बड़ा है जी। तो क्या समझते हैं आप कि ये नॉर्थ इंडिया का हेडक्वार्टर जैसा कोई मॉड्यूल था? और कितने स्लीपर सेल्स होंगे? गिनती कर पाना इस समय कम से कम मेरे लिए तो असंभव है, क्योंकि एक टेरर मॉड्यूल कितना बड़ा होगा, उसके अंदर में न जाने कितने स्लीपर सेल होंगे, वो एक्टिवेट अभी हुए या नहीं हुए कुछ नहीं कह सकते उसका। तो ये सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, इसमें हमारी इंटेलिजेंस ने बहुत ज़बरदस्त काम किया है। उन्होंने इंटेलिजेंस ने इंटर स्टेट, आपने देखिए किस तरीके से ऑपरेट किया। इन्फॉर्मेशन J&K से आती है, चंडीगढ़ से आती है, उसको कोऑप्ट करते हैं हरियाणा में, और हरियाणा के बाद में दिल्ली को भी लेते हैं अपने उसके अंदर। ओके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिल रही है कि लोगों को शिकायत रहती थी कि जॉइंट ऑपरेटिव नहीं करते, कोई स्टेट दूसरे स्टेट से तालमेल नहीं करता। आप देखेंगे कि सरकारें जो हैं, सरकार स्टेट में अलग अलग हैं, जी हाँ, लेकिन डिफरेंट सरकार होने के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेस का कितना अच्छा तालमेल है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हमको देखने को मिला है। देखिए, लोगों की जान गई उसका अफसोस रहेगा, लेकिन इसमें से जो पॉजिटिव निकल कर आया है वो ये है कि हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस जो हैं वो बहुत चाक चौबंद हैं और अपना काम बड़ी मुस्तैदी से कर रही हैं, और आपस में तालमेल बनाकर तारतम्य के साथ में इस चीज़ को अंजाम दे रही हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी वारदात जो थी वो घटित होने से बच गई। मैं ये कहूँगा कि ये जो था, ये अटैक जो था, अटैक नहीं था, ये एक्सीडेंट हो गया। ये अटैक जो था इसके बाद में आ सकता था। तो सिक्योरिटी एजेंसीज ने पुलिस को आगाह किया और किस तरीके से आपस में तालमेल बैठाकर इस चीज़ को ख़त्म किया,
इस मॉड्यूल को फिलहाल मैं मानता हूं इसको नॉर्थ इंडिया का ये काफी बड़ा मॉड्यूल रहा होगा जिसको इन्होंने नष्ट किया है ये। लेकिन अभी भी काम बाकी है कि स्लीपर सेल्स और छोटे मॉड्यूल्स, क्योंकि 3 टन एक्सप्लोजिव्स की रिकवरी आसान बात नहीं है, छोटी चीज़ नहीं है। तो ये नॉर्थ इंडिया के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसीज को, पुलिस को सजग रहना पड़ेगा कि इस मामले की तह तक जाएं और कहां तक टेररिज्म के तार जुड़े हुए हैं उन्हें ढूंढ कर निकालें। मयंक, आपका धन्यवाद। आपने इतने कठिन विषय पर इतनी सुगमता से प्रकाश डाला और टेररिज्म के मुद्दे पर बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी जिंगोइज्म के आपने इस बारे को, उसको बात को साफ किया कि ये टेरर अटैक तो था, लेकिन शायद ये सुसाइड बॉम्बिंग का केस नहीं लगता। आज के लिए सिर्फ इतना, बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। जय हिंद।